गोरी बहू ने बनाया काले ससुराल वालों को नौकर। आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने आपको समझाया था ना, मैं जो चाहती हूँ वही करना मेरे लिए ठीक होगा। लेकिन आप हो कि हमेशा मेरे ऊपर अपनी मर्जी चलाती हो। देखो बेटी, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। सोचो, अगर तुम्हारी शादी किसी गरीब फकीर से हो जाए तो तुम कैसे रह पाओगी उसके साथ? गरीब से शादी करके माँ, मैं उसके साथ खुश रह लूंगी क्योंकि वो काला तो नहीं होगा। देखो, मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? बस करो, बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी जितनी सुननी थी मैंने सुन ली, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। आज के बाद तुम मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करोगी। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। यही मेरा आखिरी फैसला है। प्रिया अपने प्यार के लिए अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाती रह जाती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और वो अच्छे खासे अमीर घराने में उसकी शादी कर देती है। लेकिन उसके ससुराल वाले सभी लोग बहुत ज्यादा काले थे, जिसके चलते प्रिया उन्हें कुछ नहीं समझती। एक दिन उसकी नंद उसके पास आती है और उससे कहती है, भाभी जी, आज मेरे कॉलेज में ना फेयरवेल पार्टी है और मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है। मैंने लास्ट टाइम आपके पास एक ब्लैक कलर की साड़ी देखी थी, क्या मुझे वो साड़ी दिखा सकती हो? मुझे वो साड़ी बहुत अच्छी लगी और अब वो फेयरवेल में भी बहुत प्यारी लगेगी। मेघा की बात सुनकर प्रिया हंसने लगती है। हंसते हुए उससे कहती है, क्या कहा तुमने? ब्लैक कलर की साड़ी? कितनी अजीब बात है, जब एक काली लड़की काले ही रंग के कपड़े पहनेगी। वैसे तुम्हें मैं साड़ी दे तो दूंगी, लेकिन मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक काम करो और थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। मेघा ये सुनकर थोड़ा शांत रह जाती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी भाभी का सर दबाने लगती है और उनके सर में तेल लगाती है, जिसके बाद प्रिया अपनी काली साड़ी मेघा को दे देती है। काली साड़ी में तुम बिल्कुल मकौड़े की तरह लगोगी, जो काला मकोड़ा होता है। खैर, अब तुम्हें क्या ही बोलूं। जाओ, ले जाओ मेरी काली साड़ी। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर मेघा को बहुत दुख होता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपनी भाभी की साड़ी तो ले आती है, लेकिन उसे पहनने का मन नहीं होता। वो अपने कमरे में उदास बैठी होती है। उसकी माँ शकुंतला आती है। क्या हुआ बेटी, अभी तक तुम तैयार ही नहीं हुई हो? क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? ये साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन क्या फायदा इतनी प्यारी साड़ी पहनने का माँ, मैं इसमें अच्छी नहीं लगने वाली क्योंकि मैं बहुत काली हूँ। किसने कहा तुम्हें कि तुम इसमें अच्छी नहीं लगने वाली? तुम बहुत प्यारी हो और मेरा दिल कहता है जब तुम इस साड़ी को पहनोगी तो बहुत प्यारी लगोगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें फेयरवेल के लिए भी निकलना होगा। शकुंतला की बात सुनकर मेघा साड़ी पहनती है और बहुत प्यारी लगती है, जिसके बाद वो अपनी फेयरवेल के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में शकुंतला घर की हालत देखकर अपनी बहू प्रिया को आवाज लगाने लगती है। अरे प्रिया, ओ प्रिया, अरे कहाँ हो तुम? कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। घर में कोई भी काम नहीं हुआ है, सारा घर ऐसे ही पड़ा है। खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया है। प्रिया, ओ प्रिया। तभी प्रिया चीखते हुए आती है और अपनी सास से ऊंची आवाज में कहती है, क्या बात है, क्यों अपना गला फाड़ रही हो? बहू, ये क्या हरकत है तुम्हारी? एक तो घर में कोई काम नहीं किया, ऊपर से मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? जरा मुझे देखो, तुम जैसे काले कलूटों में आकर फंस गई हूँ मैं। अरे इस घर का एक काम नहीं करने वाली मैं। मेरी खूबसूरती से तुम जलते हो, तभी तुम लोग मुझसे इस घर के काम करवाना चाहते हो। नहीं बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? दुनिया में जितने भी घर हैं, उन घरों के अंदर जितनी भी बहू होती हैं, वो सभी अपने घर की जिम्मेदारियों को समझती हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारियों को समझो। फिलहाल तो आपको ही मुझे समझना होगा, क्योंकि मेरे हाथों पर मैंने आज ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं और मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए आपको ही सारे काम करने होंगे। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शकुंतला को कुछ समझ नहीं आता और ना चाहते हुए भी उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। हे भगवान, क्या मैंने इसीलिए अपने बेटे की शादी करवाई थी कि मेरी बहू मुझे आकर इतना परेशान करे? ये सब क्या चल रहा है घर के अंदर? शकुंतला घर के सारे काम करती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद मेघा भी अपनी फेयरवेल पार्टी से आ जाती है और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और उसे अपनी फेयरवेल पार्टी के बारे में बताने लगती है। लेकिन दोनों माँ बेटियों को एक दूसरे से बात करते हुए देख प्रिया से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों के पास आकर उनसे कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, आपने मुझे अभी तक खाना भी नहीं दिया। जाओ जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। और तुम काला मकोड़ा यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? चलो मेरा सर दबाओ, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक काम करो, अच्छे से मेरे सर की चंपी करो। ये सुनकर मेघा को गुस्सा आता है और वो प्रिया से कहती है, भाभी, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आपके सर की रोजाना चंपी करूंगी। ओहो, देखो तो सही इसके तेवर, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ।
प्रिया ऐसा कहकर मेघा का हाथ पकड़कर मरोड़ने लगती है। ये देख शकुंतला प्रिया से कहती है, अरे बहू ये सब तो क्या कर रही है, छोड़ दे मेरी बेटी का हाथ, क्यों इसे परेशान कर रही है। अगर मेरे काम को किसी ने भी मना किया तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। प्रिया का ये बर्ताव देखकर उसकी सास और ननद उसकी बातों को मानने लगती हैं और फौरन उसके बताए हुए काम करने लगती हैं। ऐसे ही अब वह अपने सारे काम अपनी सास और नंद से करवाती है और अपने पति को तो अपने करीब भी नहीं आने देती, जिसके चलते बेचारा वैभव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन प्रिया से कहता है, ऐसा कब तक चलता रहेगा प्रिया? हमारी शादी को समय हो गया है, लेकिन तुमने आज तक मुझे अपना हाथ भी पकड़ने नहीं दिया। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे कितने काले काले गंदे गंदे हाथ हैं, मैं तुम्हें अपने पास भी ना भटकने दूं। हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात रही। प्रिया अपने पति वैभव की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देती है, जिसके बाद ऐसा ही चलता रहता है। प्रिया पूरी तरह से अपने ससुराल वालों को अपना नौकर बना लेती है और उनसे अपने फायदे के लिए काम करवाने लगती है। एक दिन अचानक से उसकी माँ उससे मिलने घर पर आ जाती है, जहाँ रसोई में शकुंतला खाना बना रही होती है, तो वहीं मेघा प्रिया का सर दबा रही होती है और वैभव फर्श पर पोछा लगा रहा होता है। ये देखकर अनुराधा हैरान रह जाती है। अरे जमाई जी, आप खड़े हो जाओ, आप मेरी बेटी के होते हुए पोछा लगा रहे हो, ये सब क्या चल रहा है? अपनी माँ को अचानक अपने सामने देख प्रिया हैरान रह जाती है। अरे माँ, आपने आने से पहले मुझे बताया तो होता। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये दिन दिखाने के लिए मैंने तेरी शादी इस परिवार में की थी? अरे बेटी, तूने तो मेरा नाम ही डुबो दिया। वैसे मैं तुझे कुछ बताने आई थी कि जिस लड़के से तू प्यार करती थी, वो लड़का लड़कियों को फंसाकर उन्हें सप्लाई किया करता था। कल ही गिरफ्तार हुआ है। ये देख, उसकी न्यूज़पेपर में फोटो आई है। मैं तुझे ये बताने के लिए आई थी कि तुझे कितना अच्छा परिवार मिला है, लेकिन तूने सब सत्यानाश कर दिया। आज से मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। काश मैं बांझ होती, कम से कम मुझे तेरे जैसी बेटी तो ना होती। अनुराधा अपनी बेटी से ये सब कहकर वहां से चली जाती है, जिसके चलते प्रिया को अपनी माँ की बातें सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने ससुराल के सभी लोगों से माफी मांग लेती है, जिसके बाद उसके ससुराल के सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। अब प्रिया अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। गौरव की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ आरती से हो जाती है। आओ मेरी गरीब बहू, इस बड़े से घर को अपना ही घर समझो। ललिता बातों ही बातों में अपनी गरीब बहू को ताना मारती है। तभी हरि कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों जी, आखिर मैंने ऐसा गलत भी क्या बोल दिया? अब गरीब की बेटी को तो गरीब की बेटी ही कहेंगे ना। ये कहकर ललिता कमरे में चली जाती है और आरती अपने पति के पीछे पीछे कमरे में आकर घूंघट किए बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी गौरव गुस्से में आरती पर चिल्लाता है, मैं कहता हूँ उतर नीचे। मगर गौरव जी, हुआ क्या है? मैंने कहा उतर नीचे। ऐसा कहकर गौरव आरती को बिस्तर से नीचे धक्का दे देता है। तुझे क्या लगा कि तू बिस्तर पर बैठ जाएगी और फिर मैं तेरा घूंघट उठाऊंगा और प्यार भरी बातें करूंगा? मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं जो मैं तुझ जैसी गांव वाली को मुंह लगाऊं। तू मुझे जरा भी पसंद नहीं। तूने मुझसे शादी तो कर ली, मगर मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। यही तेरी सजा है मुझसे शादी करने की। शादी की पहली ही रात अपने पति के हाथों ठुकराए जाने के बाद आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए कहती है, गौरव जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बोलिए गौरव जी। मैं तेरी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अचानक से बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर गौरव आरती को कमरे से निकाल देता है। आरती सारी रात बस रोती ही रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती को उदास रहता देखकर हरि कहता है, गौरव, क्या बात है? तेरे और बहू के बीच सब ठीक तो है? देख, मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अगर तूने मुझे पोते का मुंह नहीं दिखाया तो मैं अपनी सारी जमीन जायदाद दान में दे दूंगा। तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। हरि के ऐसा कहने के बाद गौरव आरती को गैर मन से पत्नी का दर्जा देता है, जिसके कुछ महीनों बाद आरती एक बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद हरि अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर देता है, जिसकी खुशी में गौरव अपने दोस्तों को शराब पिलाता है। और बता भाई, भाभी का हालचाल? अब काहे की भाभी, जब से शादी हुई है जिंदगी की तो बैंड बज गई है। मुझे मेरी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे ये तेरे अकेले का हाल नहीं, हम मर्द होते ही ऐसे हैं। हमें घरवाली से ज्यादा बाहर वाली ही भाती है। मतलब? अबे मतलब साफ है, जब घरवाली से मन भर जाए तो बाहर वाली को पटाओ, फिर एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली।
रणबीर की कही बातें गौरव के दिमाग में जगह बना लेती हैं, जिसके बाद वो शहर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात रिया से होती है। जिसके बाद वो रिया से दूसरी शादी करके उसे घर ले आता है। उस दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। पता नहीं, आज दिल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। हे भगवान, मेरे सिंदूर की लाज रखना। इतने में आरती गौरव और अपनी सौतन को भीगते हुए घर के अंदर आता हुआ देखती है। गौरव जी, आप आ गए? मगर ये कौन है? ये मेरी पत्नी रिया है। रिया, ये मेरे माँ पिताजी हैं। हेलो मामी जी, हेलो पापा जी, मैं हूँ आपकी बहू। बंद करो ये बकवास और निकलो इस घर से, क्योंकि बाहर वाले की जगह घर से बाहर ही होती है। आरती रिया का हाथ पकड़कर उसे उस घर के बाहर लेकर जाने लगती है। तभी गौरव कहता है, तुम हो कौन इसे घर से निकालने वाली? ये घर मेरे नाम पर है। ये मैं डिसाइड करूंगा कौन इस घर में रहेगा, कौन घर के बाहर। ये कहकर गौरव अपनी पत्नी और उसके बच्चे को भरी बारिश में घर से निकाल देता है। गौरव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इस बाहर वाली के लिए आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। गौरव आरती को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। आरती आंसू भरी आंखों के साथ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आंगन में खड़ी होकर बारिश में भीगते हुए दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलिए गौरव जी, माँ जी, कोई तो दरवाजा खोलिए। तभी घर के अंदर से खिड़की पर से देखते हुए रिया कहती है, अरे क्या हो गया मेरी सौतन, बारिश के मजे ले लो। देखो, तुम घर वाली होकर भी बाहर भीग रही हो और मैं बाहर वाली होकर भी घर में हूँ। आरती बहुत देर बाहर खड़ी रहती है। एक फटे हुए तिरपाल को आंगन में लगा लेती है और वहीं रहती है। वहीं रिया बारिश में छत पर चढ़कर गाना गाते हुए आरती को चढ़ाती है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आहा आहा आ। अरे ओ मेरी सौतन, कब तक तुम बाहर ऐसे ही आंगन में बैठी रहोगी? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जाना तो तुझे पड़ेगा, नंबर 2 कहीं की। भगवान करे तुझ बाहर वाली पर बारिश की बिजली गिर जाए। हाँ। कुछ देर बाद रिया बारिश में नहाकर नीचे आ जाती है। तभी उसकी सास ललिता कहती है, रिया बहू, देखना बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। थोड़े से पकौड़े समोसे बना ले, फिर हम दोनों सास बहू साथ मिलकर पकौड़े खाकर बारिश के मजे लूटेंगे। सासू माँ, मैं क्या आपको कोई कांताबाई दिखाई दे रही हूँ? मैं इस घर में पकौड़े और भजिया तलने नहीं आई, समझी ना? और मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ आप। रिया का घमंडी बर्ताव देखकर ललिता को बहुत ही अटपटा लगता है, जिसके बाद ललिता चाय बनाकर रिया के कमरे में ले आती है, जहाँ पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। अरे बहू, ये तू अपने गीले बालों का पानी घर में क्यों फैला रही है? चल इसे साफ कर ले, वरना पैर पड़ते ही रायते की तरह फैल जाएगी। ललिता को ऐसा मजाक करता देखकर रिया उस पर गर्मा गर्म चाय की प्याली फेंक देती है। मेरा हाथ। क्या हुआ मम्मी जी, हाथ जल गया? आइंदा मुझसे फालतू मजाक मत करना। रिया को ऐसा करता देखकर घर के बाहर से आरती देख लेती है और कहती है, ये मेरे पति की नंबर 2 माँ जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसे तो अभी बताती हूँ। ये कहकर आरती घर के बाहर बारिश में इकट्ठा हुए पानी में से एक मेंढक खिड़की से अंदर फेंक देती है। अब आएगा मजा। अचानक मेंढक कूदकर रिया के कपड़ों में चिपक जाता है। मेंढक! गौरव, गौरव कहाँ हो तुम? क्या हुआ रिया, क्यों फटे स्पीकर की तरह चिल्ला रही हो? बकरियों की तरह मैं क्यों कर रही हो? मेंढक! गौरव उस मेंढक को बाहर फेंक देता है। तभी आरती रिया का मजाक बनाते हुए कहती है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, आहा हा। वैसे उस मेंढक के डर से तुम कैसे थिरक रही थी? बिल्कुल मंजोलिका लग रही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, जिसके साथ रिया पीठ पीछे अपनी सास ससुर को परेशान करती है। एक दिन बहुत ही जोर से बारिश होती है, जिस कारण घर की छत टपकने लगती है, जिस पर रिया फिसल कर गिर जाती है। मेरा पैर! मम्मी जी कहाँ हो आप? ललिता भागकर वहाँ आती है। तभी घमंड में आकर रिया उसे थप्पड़ मार देती है। आलसी बुढ़िया, सारा दिन इधर से उधर मटर गश्ती मारती है, तेरे कारण मुझे लग गई। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? अरे मेरे सामने तो तुमने ऐसा किया, जाने मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ से क्या क्या करवाती हो।
तुमसे अच्छी तो आरती है। अगर तुम्हें अपनी घरवाली इतनी पसंद थी तो मुझसे क्यों शादी की? तंग आ गई हूँ मैं। बारिश की 4 बूंदे पड़ते ही ये घर शॉवर बन जाता है। तुम्हारा ये टूटा फूटा घर तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे तो जाओ ना, अभी के अभी निकलो। सारी गलती मेरी है जो मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आकर तुम जैसी बाहर वाली को घर ले आया। जाओ यहाँ से। आखिर में रिया घर से चली जाती है और गौरव आरती से माफी मांगकर उसे घर ले आता है। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी किसी बाहर वाली के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरी जिंदगी मेरी पत्नी तुम हो और हमेशा रहोगी। आखिरकार आरती को अपने हक की खोई हुई खुशियां फिर से वापस मिल जाती हैं, जिसके बाद वो गौरव के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।